नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस समय मैं बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मौजूद हूं, जहां पर रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद से स्थिति बेकाबू रही। हालांकि आज का दिन ठीक निकला है, लेकिन समझ लीजिए लगभग यही समय था कल जब यहां पर लगभग 100 राउंड फायरिंग हो गई थी। एक लड़के की मौत भी हो चुकी है उस फायरिंग में। और आज इसीलिए इस समय बहुत ज्यादा सुरक्षा के बंदोबस्त आपको नजर आ जाएंगे। यहां पर जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है, उनकी तरफ से भी अब फ्लैग मार्च होने वाला है। डीजीपी यहां पर पहुंच रहे हैं। जितने भी सर्वोच्च अधिकारी हैं वो सब पूरा का पूरा फोकस अपना नालंदा पर रखे हुए हैं, क्योंकि यहां पर स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाना है, जल्द से जल्द काबू में लाना है। शाम को भी यहां पर फ्लैग मार्च देखा गया था। जो इंडिविजुअल थाने हैं उनकी तरफ से भी फ्लैग मार्च हुआ था, और रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी जिसे आज ड्यूटी पर लगाया गया था उसने भी फ्लैग मार्च किया था। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और स्थिति जो है वो आज का दिन बहुत ज्यादा, आज की ये रात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी कि स्थिति नियंत्रण में है या नहीं, ये स्पष्ट करने के लिए। इसीलिए डीजीपी का दौरा नालंदा जिले का, और साथ में रहकर कुछ देर में इस समय खासकर 8 बजे रात के बाद से फ्लैग मार्च हर इलाके में। आप यहां पर भी वो तमाम सायरन सुन सकते हैं, गाड़ियों की आवाजाही सुन सकते हैं। जो मेरे आगे पीछे बिहार पुलिस की टीमें हैं, साथ में केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें हैं, वज्र वाहन नजर आते हैं। ये सब लगातार पूरे इलाके में गश्त लगा रहे हैं। ये देखिए आपको जो वज्र वाहन है जो रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चलता है यहाँ पर, ये टीम आगे हर एक इलाके में, हर एक गली में जाकर अभी फ्लैग मार्च कर रही है। और डीजीपी का दौरा भी नालंदा जिले का है। आज हम आपको पूरी असलियत, पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई बिहार शरीफ के दंगों की दिखाते हैं। हिंसा में सुलगे बिहार के 2 शहर, कहीं आगजनी हुई, कहीं पत्थरबाजी। ये पूरा जो खाक हुआ इलाका, जहां से आप धुआं भी उठता कुछ हिस्सों से देख लेंगे, उधर खासकर मोज़ेनगर दिखाएं आपको, तो वहां पर आपको धुआं उठता हुआ भी अभी भी दिख जाएगा। आग भी लपट जो है धधक जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो कमोवेश स्थिति ऐसी ही है। गोलीबारी, बमबारी, 2 दिन बना रहा उपद्रवियों का आतंक। रामनवमी से जारी हिंसा किसकी साजिश? ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। शोभा यात्रा पर चलाए गए नफरत के पत्थर, रची गई समाज में माहौल बिगाड़ने की साजिश। अभी तक बिहार शरीफ में जो कुछ चल रहा था, जिस तरीके से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, उसमें बहुत जरूरत महसूस हो रही थी केंद्रीय सुरक्षा बलों की। और ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का यहाँ पर आना लोगों के लिए एक बहुत भरोसा बढ़ाने वाला कदम है। यहाँ पर आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, जिसमें जो महिला फोर्स है वो भी है और पुरुष जो जवान है वो भी हैं, ये सब उन गलियों में भी घुस रहे हैं जहां पर संकरी गलियां बताई जाती हैं, और बहुत ज्यादा सुरक्षा बल अभी तक वहां पर प्रवेश नहीं कर रहे। आखिर कौन है ये उपद्रवी? कौन है जो बिहार को सुलगा रहा है? वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। सवाल बड़ा है और इस पर सुलग रही है सियासत। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है नीतीश सरकार की नीति और सरकार की नीयत पर। कौन सी तीसरी शक्ति है? अगर तीसरी शक्ति नालंदा में है, इसकी सूचना इनको नहीं है, तो मैं तो समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको रिजाइन कर दें।
हालात को काबू में रखने के लिए सीएम बैठक कर रहे हैं, उपद्रवियों पर कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से डिस्टरबेंस है और पूरे दिन शांति रहती है, शाम को कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें र्यूमर मॉन्गरिंग बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो हम लोग आज आश्वस्त हम लोगों ने तैयारी की है और हम लोग होप कर रहे हैं कि आज दिक्कत नहीं हो। लोग पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं प्रशासन और पुलिस पर कि एक इलाके में हो रही है गश्त, दूसरे में नहीं हो रही है। नहीं, इलाके देख के हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने फुटेज निकाला है सीसीटीवी का, वीडियो कैमरा जितने लगे थे, ड्रोन कैमरा लगे थे और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तारियां हुई हैं? 80 के लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक। आखिर कौन है जो बिहार को हिंसा की आग में झोंक रहा है? यहाँ पर इन घोड़ों को खास बुलाया गया है। यहाँ जो राजगीर पुलिस एकेडमी है वहां से 2 सेक्शन घोड़ों के यहाँ पर आए हैं और जो माउंटेड पुलिस है वो अब उन गलियों की ओर यहाँ से जाएगी जो गश्त लगाने के लिए जहाँ पर गड़बड़ियों की आशंका रहती है, क्योंकि जब वो तंग गलियां होती हैं वहां पर आप गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो घुड़सवार पुलिस है, जो माउंटेड पुलिस है, वो उन इलाकों में जरूर जा सकते हैं और जब ये गश्त लगाएंगे तो उन उपद्रवियों के मनों में दहशत उठेगी। लेकिन सवाल यह है कि किसकी शह पर हिंसा हुई? आखिर पुलिस क्यों इतनी लाचार दिखी? अमन शांति को तार तार करने वालों का हौसला इतना बुलंद कैसे हो गया? मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है, मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। भारत माता की। सवाल सियासत का है, सवाल समाज भी पूछ रहा है, सवाल हिंदू पूछ रहा है और वही सवाल मुसलमान पूछ रहा है, बिहार का हर इंसान पूछ रहा है। रात के 8 बजे से आगे हो रहे हैं और आप देखेंगे कि सड़कों पर बिहार शरीफ के पुलिस की व्यवस्था किस तरीके की है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से हो रही है। अलग अलग आप शिफ्ट्स बदलते हुए भी देख लेंगे, महिला पुलिस की मौजूदगी देख लेंगे। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी को आज यहाँ पर भेजा गया है, 2 और कंपनियों को कल भेजा जाना है। जो SSB है उसकी यहाँ पर 3 कंपनियां लगी हुई हैं, ITBP की कंपनियां लगी हुई हैं और क्या इतने सुरक्षा बलों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करता है कि अब आगे और कुछ नहीं, या फिर लोगों के मन में अभी भी कुछ डर बाकी है? बिहार शरीफ में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि अब कहीं से हिंसा न भड़के। इसलिए यहाँ के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और फ्लैग मार्च की तैयारी है। लेकिन इसमें मुश्किल डाल रही है यहाँ की संकड़ी गलियां। जो गलियां हैं जो प्रभावित हैं, जहां पर दंगे की आशंका है, वहां पर अभी तक लोगों की तरफ से बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस गश्त के लिए वहां पर सुरक्षा बल वहां पर भीतर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो घोड़े हैं और इन घोड़ों पर सवार होकर जो माउंटेड पुलिस वहां पर पहुंचेगी, उससे ये समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है। पुलिस को आशंका है कि उपद्रवी रात में फिर से सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। कि जो इंडिविजुअल थाने हैं वहां से फ्लैग मार्च के लिए छोटी टुकड़ियां निकलेंगी। अब सीधी सी बात है कि जहां पर आपको आशंका है कि कुछ गलत हो सकता है, वहां पर फ्लैग मार्च जैसी चीजों से बहुत ज्यादा असर पड़ता है उपद्रवियों के मनोबल पर खबर ये मिल रही है, ये जानकारी दी जा रही है यहाँ पर कि रात के समय अगर कुछ उपद्रव होता है तो उसके बाद इन सब का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन की तैयारी तो है, लेकिन हिंसा में पीड़ित लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के एक्शन में पक्षपात हो रहा है। एक इलाके में कार्रवाई हो रही है लेकिन दूसरे इलाके में नहीं। लोग पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं प्रशासन और पुलिस पर कि एक इलाके में हो रही है गश्त, दूसरे में नहीं हो रही है। नहीं, इलाके देख के हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने फुटेज निकाला है सीसीटीवी का, वीडियो कैमरा जितने लगे थे, ड्रोन कैमरा लगे थे और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तारियां हुई हैं?
80 के लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक। और उसमें नामजद FIR भी है? हाँ, FIR हुए हैं, 11 FIR हो चुके हैं और उन्हीं के आधार पर गिरफ्तारियां हुई। कुछ मास्टरमाइंड देख रहे हैं या अभी आप सिंपल एक सामाजिक प्रॉब्लम देख रहे हैं? देखिए, कुछ तो प्लानिंग लग रही है जिस तरह से हुआ है, और एक साथ 2-3 जगहों 4 जगहों पर एक साथ हो रहा है, तो प्लानिंग तो लग रही है। तो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रशासन भी मान रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक हिंसा को अंजाम दिया गया, वो इशारा करता है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर प्लानिंग है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? बिहार शरीफ से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई, क्या वो सुनियोजित थी? यहाँ पर लोग कहते हैं कि पक्षपात की बात सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि केवल एक समुदाय पर क्यों इसका सीधा असर देखने के लिए मिला। ये सारी चीजें, ये सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई साजिश का ये एंगल इतना बड़ा है? रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की आग में बिहार अभी तक दहक रहा है। शनिवार को हिंसा के बाद लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन इसकी तपिश अभी तक कायम है। और इस हिंसा का सच इन बिखरी हुई राख की परतों के नीचे छिपा हुआ है। इस सच को तलाशने के लिए इसे कुरेदना जरूरी है। रामनवमी के दिन जो हिंसा शुरू हुई थी, उसकी आग अभी भी धधक रही है। बिहार शरीफ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक टायर की दुकान में लगी हुई आग को अभी भी बुझाने का प्रयास ही चल रहा है। धुआं वहां पर उठ रहा है। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के जवान अलग अलग जगहों पर न केवल सुरक्षा बनाए रखने में लगे हुए हैं, बल्कि इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये जो यहाँ पर अशांति का माहौल है, दोबारा न भड़के। ये जले हुए पन्ने और आग की लपटों से अपना अस्तित्व खो चुकी ये गाड़ियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार शरीफ में हुई हिंसा ने कई परिवारों के सपनों को उजाड़ दिया है। इस पूरी गली में जहां पर ये गोदाम है, सबका अपना अपना व्यवसाय है, यहाँ पर कोहराम मचता रहा, आग की लपटें उठती रहीं। ये बताया जा रहा है, देखिए इसको तोड़कर इसमें भीतर आग का गोला फेंका गया और वहां से इसमें आग धधकी, तो उसका नतीजा आप इस तरफ देख सकते हैं, जो जली हुई किताबें आपको दिखेंगी। दरअसल ये अपने आप में एक त्रासदी है। जब आप इन जले हुए पन्नों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब भी कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो जलती है सभ्यता, जलता है वो ज्ञान। सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं पूरे के पूरे समाज पर। आज ये जले हुए पन्ने, ये जली हुई किताबें, ये जली हुई पेंसिलें, ये सब पूरे समाज से भी सवाल पूछ रही हैं। इन किताबों में छपे शब्दों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब धर्म की आड़ में हिंसा भड़की तो जद में वो सब कुछ आया जिसका कोई मजहब नहीं था, जो ना तो हिंदू को जानता है और ना ही मुसलमान को ही पहचानता है। यहाँ पर इसके भीतर ही ये स्टेशनरी का पूरा गोदाम था, जिसमें बहुत तेजी से आग उठी थी। इसीलिए बाकी दुकानों को बुझाने की कोशिश से पहले इसमें कोशिश की गई और इसीलिए बताया गया लगभग 3 करोड़ का भले ही इसमें सामान रहा, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी बचाने की चक्कर में लगभग 50 लाख का नुकसान फिर भी हुआ है। और ये जिस तरह की चीजें होती हैं, उसमें कितना हर्जाना इन सबको मिल पाएगा, वो सब भी ये अभी देखना चाह रहे हैं। आपको घरों की दीवारों पर भी आग की लपटें दिख जाएंगी। हर एक हिस्से में आपको वो तस्वीर दिख जाएगी, थोड़ी सी जली हुई दीवारें, राख ही राख हर तरफ। लोगों का रोजगार लुट गया, रोजी रोटी का आसरा हिंसा की आग में जल गया। दंगाइयों ने जिन दुकानों को जला दिया, तोड़फोड़ की, उसका नुकसान सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत को ही नहीं, कई परिवारों को उठाना पड़ रहा है। पाइप और टंकी की ये होलसेल दुकान है। यहाँ पर लगी आग इतनी भीषण थी कि एक दिन तक पूरी आग जलती रही। यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाना पड़ा बड़ी संख्या में, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार इसे तोड़कर यहाँ पर आग को काबू में पाना पड़ा है। अब बिहार शरीफ की ये गलियां भले ही शांत दिख रही हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदे आज भी दावा कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
इन गलियों में पुरुष नजर नहीं आ रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि परिवार के पुरुष गायब हैं और उनकी जानकारी मांगने पर पुलिस खामोश है। इस सच को तलाशने हम उस गली में पहुंच गए जहां शनिवार को हिंसा हुई थी और एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। ये वही गली है जहां पर एक लड़के की मौत हो गई है। लगभग 15 साल उम्र बताई जा रही है। 15 साल कितने साल का लड़का बा? लड़का 15 साल अभी पूरा नहीं होले बेटी। अब देखो गेल सदवा लावे लगी, सदवा मार दल के। हाँ गोली लग गई। हाँ बाबू कैसे मार दल के बबुआ, मार दल के तो में मस्जिदिया जला दल के आ मैं गोलियां मार दल के कुल के। इन लोगों के चेहरों पर गुस्सा है और आंखों में सवाल कि आखिर सुशासन कहां है। जिनके अपने आगजनी और हिंसा के बाद से घर नहीं लौटे, वो पूछ रहे हैं कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही। आखिर हमारा गुनाह क्या है? पुलिस यहाँ पे सुरक्षा के लिए आ रही है कि कुछ नहीं? सुरक्षा के लिए आई तो ठीक है, ले आओ तो जेंट्स बन के खींच के ले जाए। यहाँ सीढ़ी लगा तो कैसे सुरक्षा हमने समझ सके। हमने घर में छतियो हो गए, हमने उल्टे मार धार के भगा दे, खंदबो भागा तो खंदा से लपेट के पेने भगा। हिंसा में जिस 15 साल के लड़के की जान चली गई, परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा सच है जो एक 15 साल के नौजवान की लाश के साथ छुपा दिया गया। हमारा बच्चा गया आटा लेने के लिए और उधर लावे गया उधर, तो हम सब पुलिस इधर आ गया। हमारा बच्चा के कान में सुन गया कि पुलिस आ गया। वो बुतरू अधरे में भागा तो मार दिया हमारे बच्चा को अधरे, मार दिया हमको बच्चा को अधरे। बताइए ये क्या सलूक होना चाहिए उसको साथ। इन आरोपों के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या शोभा यात्रा को लेकर हुए विवाद को जानबूझकर आगजनी और हिंसा में बदलने दिया गया, और क्या ये पहले से तय था कि दंगा होगा और फिर उसका सियासी फायदा उठाया जाएगा। एक तरफ कार्रवाई करेगा, नहीं आप दोनों तरफ का, आप प्रशासन है तो दोनों तरफ कार्रवाई कीजिए। तो एक तरफ आप घर में ढुकाइएगा, एक तरफ रोड पर घुराइएगा, तो दोनों तरफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे बिहार शरीफ की गलियां और हालात दोनों शांत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरों से डर अभी उतरा नहीं है, क्योंकि चिंता है उन लोगों की जो हिंसा के बाद से गायब हैं और लौटकर अपने घर नहीं आए हैं। सुरक्षा के एहसास को लेकर सबको बहुत चिंता है कि पुलिस की कार्रवाई अव्वल, और दूसरा ये कि अब वो सब अकेले यहाँ पर अपना ख्याल रखने के लिए और प्रतीक्षा करने के लिए अपने घर वालों के वापस लौटने के लिए। श्वेता सिंह, बिहार शरीफ, आज तक। बिहार शरीफ के साथ साथ ही सासाराम में भी दंगे हुए, और वहां पर जो दंगे हुए उसको और पेचीदा बना दिया उस बम धमाके ने, जिसके बाद से हर तरफ हड़कंप रहा। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से इस पर सफाई भी दी और ये कहा कि इसका सांप्रदायिक हिंसा से कोई रिश्ता नहीं है। अब वहां पर स्थिति बेहतर है, शांतिपूर्ण नजर आ रही है, लेकिन आप हवा में तैरता तनाव भी महसूस कर सकते हैं। सासाराम बिहार का वो जिला जहां इस बार रामनवमी के मौके पर सबसे पहले हिंसा भड़की। सबसे पहले जहां उपद्रवियों ने हंगामा मचाया, पत्थरबाजी, आगजनी कर दुकानों, घरों को निशाना बनाया। हिंसा के दूसरे दिन जब माना जा रहा था कि उपद्रवियों पर काबू पा लिया गया है, हिंसा के दौर को रोक दिया गया है, तो इसी दौरान शनिवार शाम सासाराम के शेरगंज इलाके में एक धमाका हुआ, जिसने हिंसा काबू होने के दावों पर सवाल उठा दिया। धमाके में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर धमाके की जांच शुरू कर दी। आपको सासाराम में उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां शनिवार रात हुए बम धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। ये वही जगह है जहां कल रात हुए धमाके में
करीब 6 लोग घायल हुए थे। इन घायलों को पहले सदर अस्पताल और फिर बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ले जाया गया था बेहतर इलाज के लिए। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये वही जगह है जहां धमाका हुआ था। बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले रोहतास के एसपी विनीत कुमार से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, जो एफएसएल की अभी तक की फाइंडिंग्स हैं, उसके हिसाब से ये बम बाहर से अंदर नहीं फेंका गया था, क्योंकि बॉम्ब के रेमिनेसेंस और शार्पनेल्स वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए पाए गए हैं एफएसएल टीम के हिसाब से। बड़ी बात यह है कि अभी विस्तृत रिपोर्ट एफएसएल की आनी बाकी है, लेकिन जो प्राइमा फेसी सूचना आ रही है एफएसएल के द्वारा, वो साफ तौर पर इसे बॉम्ब का हैंडलिंग बता रही है कि बॉम्ब को हैंडल करते समय ये धमाका हुआ था। प्रशासन के दावों के बीच फिर सवाल उठा कि हिंसा फैलाने वाले ये कौन लोग थे, किस किस साजिश से शोभा यात्रा पर नफरत का पत्थर चलाया गया, किस किस साजिश से बिहार के 2 जिलों में हिंसा को भड़काया गया। सासाराम में बारूदी धमाका कर माहौल को और गरमाया गया। हालांकि पुलिस बम धमाके को किसी तरह के हिंसा से जोड़ने से इनकार कर रही है। इन धमाकों को महज हादसा बता रही है। अरेस्टिंग अब तक 32 के करीब अरेस्टिंग हुई है, और जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय भी हम लोग टीम बना के छापेमारियां करवा रहे हैं। जो भी हम लोग को इस समय पे वीडियो वायरल्स हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, इस सभी का हम लोग सत्यापन करते हुए गिरफ्तारियां हम लोग करवा रहे हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई दंगाइयों के विरुद्ध की जाएगी। शुरुआती तौर पर अफवाह ये थी कि एक समुदाय विशेष के द्वारा दूसरे समुदाय विशेष के ऊपर मतलब बम फेंका गया, तो ये एक सीरियस इशू था। लेकिन जब हम लोग साइट पे गए लोकेट करते करते, तो वहां देखा गया कि एक्सप्लोजन जो है एक झोपड़ी नुमा रूम है, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है। तो वहां पे हम लोगों ने साइट को देखा, और जो लोगों का इंजरी था डॉक्टर्स के द्वारा जो मतलब बात हुआ, तो ये मतलब मूलतः जो हम लोग को लगा कि ये जो है एक्सप्लोसिव का जो है मिसहैंडलिंग हुआ है। संभवतः एक्सप्लोसिव उनके ही पास था और उनके द्वारा स्वयं जो है मिसहैंडल हुआ है। प्रशासन का दावा कुछ भी हो, दलीलें कुछ भी हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है, जो सरकार और प्रशासन के हर एक दावे पर सवाल उठा रही है, और बीजेपी नेता इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? सासाराम में बम विस्फोट हुआ मस्जिद में, और कह रहे हैं कि आरोप लगा रहा, आखिर क्या हो रहा है? 144 लगा देते हैं, आपका दरोगा का विजुअल चलता है आपके पुलिस का अनाउंस करते हुए, और आपका अधिकारी जो ही नेताजी का बयान आता है कि 144 नहीं है, त्यों ही अधिकारी का जुबान बदल जाता है। आपका तो था पलटू राम, लेकिन आपके अधिकारी भी अब पलटू राम हो गए। उधर सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने इस धमाके की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। छेदी पासवान का कहना है कि ये धमाका गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से ठीक 1 दिन पहले हुआ, लिहाजा इसकी गहराई से जांच जरूरी है। में अभी हुआ है, एक ही परिवार के 6 लोग रखने हुए हैं। हो सकता था ये 1 रोज पहले घटना घटी है, हो सकता है कि ये मीटिंग के दिन भी हो सकती है। इसको ध्यान में रख करके इसको एनआईए से जांच पड़ताल कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सासाराम में फिलहाल शांति है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, प्रशासन की टीमें गश्त कर रही है, हालात को पूरी तरीके से काबू में करने की कोशिश कर रही है। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। जो सवाल उठ रहे हैं उनमें जो सबसे पहले सवाल हैं वो तो मौजूदा सत्ता पर ही उठ रहे हैं, शासन पर उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जो हैं वो अब बैठकों का दौर वो शुरू कर चुके हैं। अहम जो हाई लेवल बैठकें हैं उन्हें चेयर कर रहे हैं वो, खासकर नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर शांति कितनी जल्दी से जल्दी बहाल की जा सके और ये शांति लंबे समय तक चले। क्योंकि सीधे सा सवाल ये उठ जाता है कि बिहार में आजकल हो क्या रहा है कि हर पर्व त्योहार के मौके पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो
कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बीते 2 दिनों में बिहार से आई तमाम तस्वीरों ने कानून और व्यवस्था पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल लोगों के जहन में गूंज रहा है कि क्या रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई? क्या प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही बरती गई? क्या शोभा यात्रा वाले रूट पर पुलिस बलों की तैनाती कम थी, या फिर हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने एक्शन में देरी दिखाई? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बिहार शरीफ के जिस इलाके में हिंसा की शुरुआत हुई वो बेहद संवेदनशील माना जाता है। बीते कुछ सालों यहां एक खास इलाके में कई बार हिंसा भड़क चुकी है, तो फिर पुलिस की तैनाती में इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? यहाँ की स्थिति देखकर ना बहुत आश्चर्य मन में होता है। आश्चर्य इस बात को लेकर होता है रोहित कि हर वर्ष यही खबर आती है और इसी इलाके से, इसी हिस्से से आती है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है। पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो जिस जगह पर ये घटना घटी है, जो ट्रिगर पॉइंट था, यहाँ पहले भी 6-7 बार इस तरीके की हिंसा, जो सांप्रदायिक हिंसा है, वो हो चुकी है। पिछले साल हालांकि ऐसी घटना नहीं घटी। पिछले साल क्या हुआ था, तमाम जो घर थे दोनों तरफ, जिस सड़क से शोभा यात्रा निकलती है, वहाँ पुलिस की अच्छी खासी जो है वहाँ पे बहाली की गई थी, तो कोई घटना नहीं घटी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, कोई चूक जरूर हुई, जिसके कारण से जिस जगह से शोभा यात्रा निकल रही थी वहीं पर जो है पूरी घटना घटी है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर रही होगी और ये प्रशासन को समझना चाहिए था कि जिस जगह पर 6-7 बार पहले भी हो चुका है वहां पर और ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि ऐसी घटना न हो। तो अगर ये लापरवाही हुई है तो क्यों हुई है, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार रामनवमी पर हुई हिंसा को नेचुरल नहीं बता रहे हैं और इस बहाने किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये। सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही न। लेकिन हिंसा के बाद एक बड़ा सवाल पुलिस की मुस्तैदी को लेकर भी उठ रहा है। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा से पहले ही पुलिस को पत्थर इकट्ठा होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इन इलाकों में निकाली जाती रही है शोभा यात्रा। बिल्कुल, कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जाती है, या काफी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जिस क्षेत्र पे दंगा हुआ वहाँ पे हंगामा हुआ करता है। गिरफ्तारी कितनी हो गई? अभी तक 80 से ऊपर गिरफ्तारी हो गया है। हाँ जी, 10 से अधिक को FIR हुआ है। अब बीती रात्रि से जब से गोली चला है 6 इलाकों में, तब से अभी तक 38 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। और एक जो पहाड़पुरा से जहाँ से शुरू हुआ, खासगंज, बनौलिया, सोसराय, सब जगह एकाएक रात में गोलियां चलनी शुरू हुई। अब तक 38 से अधिक गिरफ्तारियां हो गया है। और बता दें कि 50 मीटर की दूरी है जहां पे दंगा होता है। और पिछले वर्ष काफी संख्या में फोर्स था, कुछ नहीं हुआ। इस बार फोर्स की संख्या देखने को नहीं मिला, काफी कम संख्या में फोर्स। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो SP हैं, दंगा से पहले, हंगामा से पहले लोग फोन करते रहा कि सर पत्थर जमा हो रहा है, यहाँ पे हंगामा होने वाला है। फोन नहीं उठाया, DSP ने फोन नहीं उठाया। इस साल रामनवमी के मौके पर बंगाल से हिंसा का दौर शुरू हुआ, जिसने बिहार के 2 जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सवाल यह है कि हिंसा पर काबू पाने के लिए जिम्मेदार पुलिस आखिर इतनी लाचार क्यों नजर आई? अमन शांति को तार-तार करने वालों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो गए? इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। रामनवमी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही का आरोप लगा रही है। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। और उल्टे तीसरी शक्ति दिखाई दे रहा है। सियासी आरोप अलग हैं, लेकिन जिस तरह 2 दिनों में बिहार के 2 जिलों में 2 बार हिंसा भड़की, ऐसे सवाल उठने लाजमी हैं।
बिहार शरीफ से रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के दौरे पर थे। हालांकि जो उनका ओरिजिनल दौरा था उसमें उन्हें सासाराम भी जाना था, पटना में भी एसएसबी के एक फंक्शन में जाना था, लेकिन वो सारी चीजें रद्द हुई क्योंकि यहां भी सेक्शन 144 लगा हुआ है। अमित शाह यहां तो नहीं आए, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर नवादा वो जरूर पहुंचे और नवादा में उन्होंने सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। अमित शाह ने बिहार के 2 जिलों में भड़के हिंसा पर चिंता जताई और इससे भी ज्यादा चिंता सत्ताधारी दलों के नेताओं के रवैये पर जताई। अमित शाह ने बिहार के हालात को लेकर राज्यपाल से अपनी बातचीत के बारे में बताया। बिहार सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बात की। उसके बाद राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 पैरामिलिट्री की कंपनियों को बिहार भेजा गया है। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। ये तैनाती राज्य पुलिस को सहयोग करने के लिए और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए है। बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती की खबरों के बीच इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला सरकार 2024 को लेकर कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि राज्य में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब आईटी, ईडी, सीबीआई इन सारी चीजों से, जांच एजेंसियों से मन भर गया, तो अब केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। ये हिंसा पर राजनीति करने आए हैं। गुजरात संभालिए, गुजरात संभल नहीं रहा, देश का गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। देश के जो हालात हैं, चारों ओर हिंसा हो रहे हैं और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। अपराधियों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे लोग जो साजिश के तहत यहाँ सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं, सरकार को उससे संरक्षण मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी साजिश नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास में, सामाजिक समरसता में, शांति में विश्वास करती है। बिहार सुलगा और विरोधियों ने सवाल उठाए तो सरकार ने ताजा हिंसा के पीछे साजिश की बात कही। गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। और उल्टे तीसरी शक्ति दिखाई दे रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं हिंदू गोली से। पुलिस की गोली लगी है कि मुस्लिमों की गोली लगी है। अमित शाह ने अपने पूरे भाषण के दौरान कई बार बिहार में जंगल राज की बात कही और अगले चुनाव में बिहार में बदलाव की अपील की। आप जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो ना, वो मोदी जी ही काला बाजारी
और भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। सियासी हमलों के बीच चुनौती उपद्रवियों से निपटने की है ताकि दोबारा हिंसा का मौका न मिले, शहरों का माहौल बिगाड़ने का मौका न मिले। लेकिन इन वार पलटवार से साफ है कि बिहार हिंसा पर जारी घमासान जल्द थमने वाला नहीं है और इसको लेकर सियासत का शोर और तेज हो सकता है। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह, नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद भड़की हिंसा के बाद से समाज में देखिए क्या क्या प्रभावित है। सौहार्द प्रभावित है, कई लोगों का रोजगार, उनका व्यापार प्रभावित है, आम जिंदगी उनकी प्रभावित है, कई लोगों को चोटें आई हैं। लेकिन कुछ अगर नहीं प्रभावित है तो वो है सियासत, वो फुल स्पीड से चल रही है। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ ली। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर किया है। बिहार के 2 जिलों में हिंसा सुलग रही है। उपद्रवी प्रशासन की कोशिशों और हर दावों को फेल कर रही है। और हिंसा की मार के बीच सियासी हमले भी तेज हो रहे हैं, क्योंकि बिहार शरीफ और सासाराम के हालात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी नेता नीतीश कुमार से तीखे सवाल कर रहे हैं। हिंसा के लिए नीतीश कुमार की तुष्टीकरण वाली नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। बिहार की सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है। कंपटीशन हो गया है क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इसलिए बंगाल ज्यादा तुष्टीकरण की बिहार ज्यादा तुष्टीकरण। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिया है। वहीं हिंसा को लेकर नीतीश कुमार के इधर उधर वाले बयान पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। नीतीश कुमार के ऐसे बयान को प्रशासन की नाकामी बता रही है। हिंसा के दौर के बीच नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग उठ रही है। कौन सी तीसरी शक्ति है? अगर तीसरी शक्ति नालंदा में है, इसकी सूचना इनको नहीं है, तो मैं तो समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। साफ है कि जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की है, उसने बिहार की महागठबंधन सरकार को बीजेपी नेताओं के निशाने पर ला दिया है। बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर कौन है ये उपद्रवी जो बिहार को सुलगा रहे हैं, जो अब तक पुलिस प्रशासन के काबू में नहीं आ रहे। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। नालंदा जो आपका गृह जिला है, वहां रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी सरकार क्या कर रही थी? उधर नीतीश कुमार पहले ही हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जता चुके हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं। हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि इस सब तरह का तो घटना होता नहीं था। और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो ये हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका, और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। लेकिन मुख्यमंत्री के दावे के बावजूद दोनों जिलों में हिंसा पूरी तरह से नहीं रुकी है, जिसे लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है। देखिएगा जिस प्रकार से
देश उन्नति कर रहा है, उन्नति की धारा के अंदर बिहार के अंदर हम विकास लाना चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी वहां जाने वाले थे, उससे पहले प्रोजित किया गया कि वहां पे एक दंगा कर दिया जाए और दंगे के सेशन धारा 144 लगा दिया है ताकि वहां पे अमित शाह जी नहीं जा सके और जो विकास वहां पे लाना चाहते हैं वो विकास रुक जाए। और खासकर हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पर और मुसलमानों को पक्का वोट अपना बनाने के बाद ये काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। उधर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जल्द बिहार शरीफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। रामनवमी के पर्व पर फैली हिंसा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इतने नफरत के बीज बोए हैं 2024 के लिए, इतने दंगे सर, जहां पर 70-80%, 67% मुसलमान है, वहां पत्थर क्यों नहीं चली? किस जंगल में क्यों नहीं चले सर? अररिया में क्यों नहीं चले? पूर्णिया में क्यों नहीं चले? कटिहार में क्यों नहीं चले? हिंसा पर जारी सियासी वार पलटवार के बीच दोनों जिलों में तनाव बना हुआ है। धारा 144 लागू है, पुलिस बल तैनात हैं। डर कि नफरत की आग फिर से न भड़क जाए, फिर से किसी को शहर का माहौल बिगाड़ने का मौका न मिल जाए। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार सिंह और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में जो कोशिशें चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और यही कारण है कि कम से कम कल रात की हिंसा के बाद से शांति यहां पर अपेक्षाकृत देखने के लिए मिली है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। बंगाल में रामनवमी के दिन जो आग लगी, हिंसा की आग लगी, उसके बाद से लगातार वहां पर हिंसा चल रही है। आज भी इस तरह की वारदातें हुई, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक इस में घायल भी हो गए। दोनों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है, यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल के हुगली में हिंसा की ये आग शाम ढलते ही उठने लगी। रात के अंधेरे में उन्माद की लौ ऐसी उठी कि इंसानियत तार-तार हो गई। आज तक से खास बातचीत में पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पुलिस को पूरी तरीके से ममता बनर्जी से इंस्ट्रक्शन था कि कुछ नहीं करना है, जैसे चल रहा है चलने दो, हिंदुओं को मार खाने दो, रामनवमी का जुलूस ध्वस्त होने दो। ये पॉलिसी इस बार तृणमूल कांग्रेस ने लिया है और तृणमूल कांग्रेस की और ममता बनर्जी की शय के कारण जो गुंडे हैं, जो फेनाटिक्स है, जो बाकी धर्मों के लोगों को टॉलरेट नहीं करते, ऐसे कुछ लोग, कुछ तत्व वो हमला कर रहा है रामनवमी पर। हुगली में दो गुटों की हिंसक झड़प सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई है। हम लोग ओपन जीप में थे, काफी बड़ी रैली थी, 1-1.5 किलोमीटर, पूरा शहर से लोग निकले थे, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब थे। अचानक यहाँ एक बस्ती में मस्जिद के पास से ही ईटा पत्थर आना शुरू किया, काफी धमाकेदार, बाहर लोग भागने लगे, उनको रोके हम लोगों ने, फिर उनको संभालने के बाद फिर ईटा पत्थर आया। पुलिस भी हमारी तरफ ही टीयर गैस फेंकने लगी, बम के भी आवाज आई, मेरे गाड़ी के सामने आया। बीजेपी का दावा है कि हावड़ा के बाद श्रीरामपुर में भी हिंदू त्योहार के दौरान हिंसा हुई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के मुताबिक हावड़ा के बाद श्रीरामपुर जल रहा है। रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला हुआ। सिर्फ रामनवमी ही नहीं, दूसरे हिंदू त्योहार के दौरान मुस्लिम उपद्रवी हमले करते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान भी कोलकाता के खिद्दरपुर, मोमिनपुर में दलित परिवारों को निशाना बनाया गया। बंगाल में रामनवमी पर हिंसा को लेकर आज सुबह से माहौल गर्म था। सुबह सुकांता मजूमदार शिवपुर जाने वाले थे, लेकिन धारा 144 की वजह से नहीं जा सके। हावड़ा पुलिस के फैसले से बीजेपी नेता का गुस्सा फूटा। उन्होंने दो टूक कर दिया कि अब इस मुद्दे पर रण होगा, मामला अब दिल्ली तक पहुंचेगा। शिवपुर में एंट्री रोके जाने पर सुकांता मजूमदार का गुस्सा फूटा। वो सीपी से भी मिले और पुलिस के रवैये की शिकायत की। उससे पहले मजूमदार ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने केंद्र से दखल की मांग भी की। तो ऑब्वियसली कोई सेंट्रल एजेंसी को इसमें उतारना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। पार्टी का आरोप है कि हावड़ा और राज्य के कई इलाके हिंसा से झुलस उठे और मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। ममता दीदी सो रही हैं
एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। सख्ती के बीच पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि हिंसा फैलाने वाले बच नहीं पाएंगे। हावड़ा में हिंसा के बाद से कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ड्रोन का इस्तेमाल कर हालात पर नजर रखी जा रही है। ममता सरकार एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन हिंसा की आग थम नहीं रही। यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। ऋतिक मंडल के साथ सूर्याग्नि रॉय, हावड़ा, आज तक। लगातार हमारे तमाम संवाददाता आपको पूरी खबर इस हिंसा की दिए जा रहे हैं। हम एक एक गली, मोहल्ले, हर पर नजर रख रहे हैं। आदित्य गौतम ने आपको सासाराम से, रोहित सिंह और मैंने आपको यहां बिहार शरीफ से सारी रिपोर्ट्स दिखाई। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।